गिरकर उठना उठकर चलना है कर्म यही संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार का। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। घटना चक्र में एंशियंट हिस्ट्री का हम लोग सीरीज कर रहे थे, जिसमें 4 क्लासेस अपलोड करा दी गई थी। 5वां जो क्लास होगा आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो संगम वंश से होगा, जिसमें हम लोग चोल साम्राज्य पढ़ेंगे, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। चोल, चेर, पांड्या, राष्ट्रकूट वंश और जो इस बीपीएससी घटना चक्र के बुक में छूट भी गया है उसको भी कवर करेंगे। साथ में ही जो आपको दक्षिण भारत तो हो गया, उसके बाद जो आपको देखिए, ये जो आपको पूर्व मध्य काल है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे आपको जिसकी जिसकी रचना है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घटना चक्र का पिछला 4 क्लास जरूर करिएगा। ये आज आखिरी क्लास होगी हमारी एंशिएंट इंडिया की। इसके बाद मेडाइवल खत्म करके हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और धमाकेदार मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद मजे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसको हम लोग लाइन बाय लाइन करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं वो चीज जो आपको मेंशन नहीं किया गया है। आपको इसके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का घटना चक्र कर रहे हैं। इसमें वही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बीपीएससी के 38वीं से लेके 71वीं तक पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ कुछ आपको देखिए, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको राष्ट्रकूट वंश के वगैरह के बारे में इसमें देखिए नहीं है। जैसे आपको पता है मौर्य काल में और गुप्त काल में हम लोगों ने देखा कि जो पाटलिपुत्रा से जो हमारी राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे कन्नौज राजधानी शिफ्ट हो गई, और उत्तर गुप्त काल में जो पाटलिपुत्रा था वो एक आपको गांव बन के रह गया। तो आप लोग देखेंगे उसके बाद जो कन्नौज का त्रिपक्षीय अभियान, आप लोग कन्नौज की गद्दी पे हर्षवर्धन को देखें। आपको जो आपका जो वंश आया था, पुष्यभूति वंश हम लोग देखे थे, उस पर हर्षवर्धन, राज्यवर्धन उनके बड़े भाई थे, प्रभाकर वर्धन उनके पिताजी थे, और हर्षवर्धन। यहीं पे देखिए क्वेश्चन और पूछता है कि हर्षवर्धन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। हर्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का दक्षिण अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग याद रखते हैं, अभियान को रोक दिया था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। तट पे रोका था। और ऐसा हम लोगों को जानकारी जो मिलता है प्यारे भाइयों एवं बहनों, वो जानकारी मिलता है एहोल अभिलेख से। किस अभिलेख से जानकारी मिलता है? कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर रोक डाला था। ये अहोल अभिलेख से मिलता है। अहोल अभिलेख कहाँ है प्यारे दोस्तों? अहोल अभिलेख महाराष्ट्र में है। अहोल अभिलेख। और अहोल अभिलेख वहां है जहां हमारे महान प्रतापी जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं, उनका जो नगर है संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद कहलाता था, वहां पर है। तो याद रखेंगे, एहोल अभिलेख की जो रचना है, आपसे पूछ ले इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है दोस्तों रवि कीर्ति ने की है। रवि कीर्ति ने इसकी रचना की है, याद रखिएगा। और ये जो रवि कीर्ति थे, ये थे आपको पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और देखिएगा, और इसमें देखिए जो आपको कन्नौज था, कन्नौज याद रखिएगा, आज का जो दिल्ली है, तो उस समय कन्नौज बन गया था कैपिटल। तो कन्नौज पर त्रिपक्षीय अभियान हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखिए थोड़ा सा जानकारी। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी देखते हैं अगर, तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना।
राष्ट्रकूट वंश का ही एक शासक था ध्रुव, एक शासक था ध्रुव। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रकूट वंश का वैसा शासक जिसने आधिपत्य स्थापित किया था कन्नौज पे, तो वो कौन था? तो वो ध्रुव था। और राष्ट्रकूट वंश में ही प्रतापी राजा जो आपके आए थे, वो आपको राष्ट्रकूट वंश में ही कृष्ण तृतीय थे। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के आखिरी राजा की अगर बात करिएगा तो कृष्ण तृतीय थे दोस्तों, याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय थे। और एलोरा का महादेव का जो मंदिर है, जिसे कैलाश मंदिर कहते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है, का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भी राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी आपको कृष्ण तृतीय ने बनाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और कृष्ण तृतीय अंतिम राजा थे। कृष्ण तृतीय जो थे अंतिम राष्ट्रकूट राजा थे, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर प्रतिहार वंश पूछेगा, गुजर प्रतिहार वंश, तो नागभट्ट प्रथम जो थे वो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की स्थापना दोस्तों गोपाल ने की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए धर्मपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है धर्मपाल से। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? तो धर्मपाल ने एक उपाधि धारण की थी। धर्मपाल ने, जिसे उत्तरापथ स्वामीन कहते हैं, उत्तरापथ, एक धर्मपाल ने एक उपाधि धारण की थी, लिखिएगा, जिसे उत्तरापथ, उपाधि क्या थी? उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि किसने धारण की? तो आपको धर्मपाल के ही पुत्र थे देवपाल। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश का वो राजा जिसने अपना साम्राज्य का विस्तार असम तक कर दिया, नॉर्थ ईस्ट तक, तो लिखिएगा देवपाल ने अपना राज्य जो है कहां तक फैला दिया था? नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक, बेसिकली आपको असम तक फैला दिया था, याद रखेंगे। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच में कन्नौज को लेके त्रिपक्षीय संघर्ष आपको होता रहा है। जो क्वेश्चन आपसे पूछता है याद रखेंगे, ठीक है। देवपाल, धर्मपाल और गोपाल। अच्छा, गोपाल से एक क्वेश्चन पूछता है आपको उदंतपुरी मठ। देखिए, जो आपको गोपाल थे, जो संस्थापक थे किसके? पाल वंश के, तो इसने ही उदंतपुरी में एक मठ स्थापित किया था। उदंतपुरी मठ किसने स्थापित किया था? तो गोपाल ने किया था, याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं घटना चक्र के एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर कट दिखाई देना चाहिए। क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना? थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं क्योंकि वाइट स्क्रीन में थोड़ा सा इश्यू होता है। अब क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, चलिए देखिए, दक्षिण भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य, चालुक्य वंश और पल्लव वंश, ठीक है। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक आप सभी जानते हैं विजयालय था, विजयालय। चोल वंश दोस्तों इतना महत्वपूर्ण वंश है जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले तो जानते हैं, लेकिन आम जो देशवासी हैं चोल वंश के बारे में नहीं जानते हैं कि श्रीलंका पर किसी ने कब्जा किया, तो पहली बार कब्जा किया राजराज प्रथम ने श्रीलंका, जिसको सिंहल द्वीप कहते थे, उसके उत्तरी हिस्से पर, और राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। गंगा का पानी लाने के लिए बहुत सारे राजवंश को हराकर गंगई चोल कोंड की उपाधि धारण की थी राजेंद्र चोल ने। नटराज की जो आप भगवान शिव की मूर्ति देखते हैं वो भी चोल वंश ने बनाया था, मतलब चोल वंश के ही समय उसका उदय हुआ था। आप जो बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं महादेव का, वो भी तंजावुर में बनवाया था चोल वंश ने। चोल वंश का जो साम्राज्य था पूरा साउथ एशिया तक था, पूरा साउथ एशिया जीत लिया था चोलों ने। और चोल वंश का जो नौसेना था यानी कि नेवी थी बहुत मजबूत थी, तो जानना चाहिए, गर्व की बात है। देखिएगा, पढ़ेंगे इसको। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था।
पल्लव वंश, ये पहलव नहीं है, पल्लव है, पल्लवों का एक सामंत थे विजयालय, इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने एकाधिकार में लाया। तंजौर, जिसको वर्तमान में तंजावुर कहा जाता है, के शैव मंदिर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने की थी। देखिए, चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने 850 ईस्वी में। चोल वंश की राजधानी तंजावुर, ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में ही है। ये कहाँ है? तंजावुर में ही बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसकी स्थापना करवाई थी राजेंद्र चोल ने। अरे यार, तो भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लेंडर हो गया, मैंने लाइट तो जलाया है नहीं, माफ करिएगा। ये तो मैंने मेन लाइट तो ऑन ही नहीं की थी, तभी मैं कहूं कि लाइट की इतनी कमी क्यों हो रही है, मुझे दिख रहा है कहीं मेरा चश्मा तो नहीं धुंधला है। माफ करेंगे अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। चलिए देखते हैं, भारी मिस्टेक हो गया साहब। गंगा जल वाला देखे है ना, दरोगा मंगनी राम नाम है हमारा। दरोगा का पावर जानते हो ना, 2 मिनट में कायदा कानून घुसा देंगे। हालांकि आज जो हमारी न्यायपालिका है वो औकात दिखा रही है कि ये ब्रिटिश शासन की पुलिस नहीं है कि आप अपने आप को सरकार समझिएगा। आप जनता की सेवा करने के लिए बने हैं और आपका सर्विस है कि जनता को संतुष्ट करें, जनता की प्रॉब्लम को दूर करें, ताकि वो आपके पुलिसिंग से सेटिस्फाई हो, या ये ना कि आप जाके अंग्रेज शासन की तरह कूड़ा चला रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ग्राम पंचायत के लिए ही चोल काल प्रसिद्ध था। विलेज असेंबली मतलब ग्राम पंचायत की जो प्रसिद्धता देखी गई वो चोल काल में देखी गई। देखिए, और श्रीलंका के साथ व्यापार देखेंगे इसको। देखिए, चोल साम्राज्य की सबसे उल्लेखनीय, श्रीलंका के साथ व्यापार तो नहीं, मतलब इस पे कब्जा ही किया था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय जो विशेषता है, स्वायत्त शासन प्रणाली यानी कि ग्रामीण संस्थाओं के संचालन से परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे। ग्राम प्रशासन ग्रामास्वामी स्वयं करते थे, मतलब का जो प्रशासन है उसको ग्रामास्वामी संभालते थे। ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा मध्यकाल भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, चोल साम्राज्य जो था स्थानीय स्वशासन के लिए, ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें परमार वंश भी दिया हुआ है, सोलंकी वंश दिया हुआ है, चालुक्य वंश दिया हुआ है। चालुक्य वंश अलग अलग 3 थे, वेंगी के चालुक, वातापी के चालुक और कल्याणी के चालुक, ठीक है। यही देखिए, कल्याणी के चालुक थे तैलप। आपसे पूछता है तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय ने ही क्या किया था? राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया था। राष्ट्रकूट वंश का अंत किसने किया था? तो आपको तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया था। दोस्तों याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य ने बनवाया है? तो ये चोल वंश के राजा ने बनवाया है और आपको तमिलनाडु में बनवाया है, याद रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु में। क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कैलाशनाथर कहते हैं, कांचीपुरम में है। कहां है कैलाशनाथ मंदिर? कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश, अच्छा इसमें पल्लव वंश के द्वारा है ये आपको कैलाशनाथ मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक द्वारा करवाया गया था, तमिलनाडु में करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर से कंफ्यूज कर गए, कैलाशनाथ मंदिर है, याद रखिएगा, कांचीपुरम का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? देखिए, तो देखिए, ये जो आपको एकाम्बरेश्वर मंदिर है, एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है कांचीपुरम में। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। ये मंदिर देवधीय देव महादेव को समर्पित है, देवों के देव महादेव, जिसे देवधी देव कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को पल्लव काल से लेकर नायक शासक के समय तक विभिन्न
शिलालेख प्राप्त हुए हैं, मतलब 1000 साल पुराने पुराने शिलालेख इसमें प्राप्त हुए हैं। पल्लव शासकों से लेके जब नायक काल आया उस समय तक के शिलालेख इससे प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण पल्लव और चोल और विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम चोल। आगे देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। इनके नाम पर राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसको। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की जो राजधानी थी मदुरई थी, कांचीपुरम थी, एक से अधिक, या कुरवूर थी। तो कुरवूर जो थी चेर राजवंश, जो चेर राजवंश था आपका, जो आपका केरला देख रहे हैं ना, जो आपका केरल देख रहे हैं, तो केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग जो था वो चेर राजवंश का था। दोस्तों याद रखिएगा, चेर राजवंश से इसका संबंध है। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग। केरल स्टेट गजेटियट के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान कुरवूर से ही करते हैं। मतलब वांजी उनकी राजधानी बताई जाती थी, जो बाद में पता चला कि वो ये कुरवूर ही थे। इसको कुरूर भी कहा जाता है और कुरवूर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राजवंश में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए, कंदम, चेर, चोल या पांड्य। संगम साहित्य में किस राजवंश का जो उल्लेख है? तो देखिए, चोल राजवंश संगम काल का ही है। चोल राजवंश संगम का है। चेर राजवंश और पांड्य राजवंश तीनों का तीनों संगम काल का। जो कंदम वंश है वो संगम काल का नहीं है। आगे देखिए, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी है ये, क्योंकि ठीक है। संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं ने शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कंदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। आगे देखेंगे, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको देखिए क्या कह रहा है, मसालों का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या आपको कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उरैयूर जो था दोस्तों, ये कपास के लिए, यानी कि कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए पढ़ लेते हैं इसको। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर, एक लाइट इधर, इसको बंद करना। चलिए, आज हमारी क्लास 2-3 दिन के बाद शुरू हो रही है, तो इस स्टूडियो में बहुत मेरे से गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि शुरू का 11 मिनट लाइट ही नहीं ऑन हुआ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन साउंड क्लियर होगा तो इससे आप लोग को परेशानी नहीं होगी। और ये जो हमारी क्लास है, ये समझिए कि आपको व्हाइट पीडीएफ में मुझे लाइन बाय लाइन कराना था, इस चलते। नहीं तो हमारी जो भी करंट अफेयर्स की क्लास होती है या जीके जीएस का जो भी एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, और लूसेंट भी जो हम लोग आप लोग को लेके आएंगे वो भी पीडीएफ फॉर्म में होगा। आगे देखेंगे इसका, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। उरैयूर कहाँ स्थित था? तो कावेरी नदी के तट पर था, याद रखेंगे, ठीक है। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। सूती वस्त्रों का, कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट था। विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अंगारू नाम से मिलता है। देखिए ये बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके बारे में, इससे बहुत चीजों की जानकारी मिलती है, लेकिन इसके जो लेखक हैं वो बेनाम है, बेनामी लेखक है। मतलब कोई लेखक इनके पर पता नहीं चला कि इनके लेखक कौन थे,
जो जितने भी यात्रा नाविक जो थे यात्रा करते थे उसी यात्रियों में से किसी ने लिखा या बहुत लोगों ने मिल के लिखा, पेरिपियस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत के मंदिर के जो आकर्षक द्वार थे उनको कहा जाता था गोपुरम। गोपुरम याद रखिएगा, गोपुरम क्या था? गेट था, ब्यूटीफुल गेट ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल। मतलब दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनके जो आपको गेट हैं उनको क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम। देखिए इसको पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे। पल्लव, पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। देखिए द्रविड़ शैली, तीन शैली मैंने आप लोग को बताया था। सबसे जो नॉर्थ में जो शैली चलती थी वो कौन शैली चलती थी? सबसे नीचे द्रविड़, बीच में चलती थी नागर शैली और सबसे नॉर्थ में चलती थी गांधार शैली। और गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल में ही गांधार शैली का विकास हुआ। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनने लग गई। आप लोग को याद होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म में पढ़े होंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने करवाया था? तो आपको कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने करवाया था, कश्मीर में करवाया था, कश्मीर के कुंदन वन में करवाया था। और उसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उसके उपाध्यक्ष भी पूछता है नागा, उसके जो उपाध्यक्ष थे वो आपको देखिए वसुमित्र उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, वसुमित्र उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो उसके उपाध्यक्ष थे जिन्होंने लिखा है बुद्ध चरितम। कमेंट करिएगा कौन थे? बुद्ध चरितम, चरितम, ठीक है। बुद्ध चरितम नहीं, ये जो उपाध्यक्ष थे इन्होंने लिखा है आपको नागानंद। तो खैर वो नागानंद तो वो है, नागानंद जो है वो तो हर्षवर्धन का आपको एक रचना है, हर्षवर्धन का एक रचना है, याद रखेंगे। इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। बुद्ध चरितम किसने लिखा था? कमेंट करिएगा। वही जो थे आपको उपाध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो था किसने स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक स्तंभ किया था चेरो ने। रोमन एम्पायर से व्यापारिक जो आपको संबंध था वो चेरो ने किया था। देखिए रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार आरंभ संगम काल में हुआ, चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है, अरिकामेडु से कई रोमन वस्तु प्राप्त हुई है। रोमन साम्राज्य आप जानते थे कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद कुस्तुनतुनिया साम्राज्य आया, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था अब्दुल रजाक, याद रखिएगा। देवराय द्वितीय के शासन काल में अब्दुल रजाक आया था, ये आपको विजयनगर साम्राज्य में। आगे फारसी राजदूत अब्दुल रजाक जो था संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय शासक के कार्यकाल 1422 से लेकर 1446 के शासन काल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सैदन व मज्म उल बहरीन, याद रखिएगा, मज्म उल बहरीन और मतला उस सैदन किसकी रचना है? अब्दुल रजाक की रचना है। मतला उल बहरीन और मतला उल सैदन और मज्म उल बहरीन, देवराय द्वितीय के शासन काल का वर्णन किया है अब्दुल रजाक ने। आगे देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अब क्वेश्चन है आगे, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। देखिए निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन? आंसर करिएगा। देखिए वैशेषिक दर्शन जो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो वैशेषिक दर्शन में क्या है, आपको परमाणु सिद्धांत की जानकारी मिलती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण जो है परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कनाद जो है आपको इस दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है। और न्याय दर्शन के आपको महर्षि गौतम हो जाएंगे, महर्षि गौतम, ठीक है, याद रखिएगा। यही आपको सांख्य दर्शन बोले तो कपिल मुनि। और योग दर्शन आपसे पूछ ले, योग दर्शन तो पतंजलि इसके क्या हो जाएंगे? योग दर्शन के आपको प्रतिपादक हो जाएंगे। आगे
कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कालिदास की कई रचना है, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ये सब किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास किसके समकालीन थे? याद करिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। कालिदास के कुमार संभव से हमें कार्तिकीय भगवान की आपको जानकारी मिलती है। कार्तिकीय भगवान को मुरुगन कहा जाता है, साउथ में मुरुगन, मुरुगन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछता है। और कार्तिकीय भगवान जो थे किनके? तो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे। इनकी जानकारी हमें मिलती है संस्कृत के महाभाष्य कुमार संभवम से, जो किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसके आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस से, याद रखेंगे। इसी मुद्रा राक्षस में आपको चाणक्य के खिचड़ी खाने का वर्णन है, जिसमें चाणक्य खिचड़ी के बीच में हाथ डालते हैं तो एक बूढ़ी माता आके कहती, एक बच्चा खिचड़ी खा रहा होता है और वो बीच से खिचड़ी को खाता है, तो एक बूढ़ी माता आके बोलती हैं कि तुम भी चाणक्य हो क्या जी, कि तुम अपना बीच से खिचड़ी खा रहे हो और अपना हाथ जला रहे हो। और चाणक्य उसको देख रहे थे कि अरे मेरा नाम ले रही है कि तुम भी चाणक्य हो क्या, चाणक्य जैसा गलती करती हो। तो मतलब तब चाणक्य को समझ में आया कि साइड साइड से खाना है, तो मगध साम्राज्य को बीच में जाके नहीं, साइड साइड से जाके उखाड़े और वहां के शासक घनानंद को उखाड़ के फेंक दिए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य मिले थे, एरिया, एरोकेशिया, जडरोसिया, पिरपस मदई। क्यों मिले थे? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो आपको इसका सेनापति था, किसका? तो सिकंदर महान का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसने कब भारत पर मगध सम्राट पर आक्रमण किया था, उस समय मगध सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, और बीच में हार गया तो 4 राज्य दहेज में दिया और अपनी पुत्री हेलेना का शादी उनसे कराया, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है भाई? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, वही हेलेना के साथ दहेज में आया था। मेगास्थनीज हेलेना के साथ आया था मेगास्थनीज। ये किसका राजदूत था? ये राजदूत था आपको सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का, याद रखिएगा। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन कहां पर है? आपको इराक के पास है, ठीक है। यहीं पर दजला और फरात की सभ्यता, दजला और फरात की सभ्यता पनपी थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। आगे देखेंगे देखिए, इंडिका के लेखक कौन थे पूछ रहा है फिर से। मेगास्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने बोल रहा है, मिलाइए तो, देखिए मिलाइए देखिए, राज तरंगिणी किससे हो जाएगा? राज तरंगिणी से हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है। ये कलहन की रचना है। किसकी रचना है? कलहन की रचना है राज तरंगिणी, ठीक है भाई। और आगे बात करें तो मुशिका मास से हमें ये जो है अतुला की रचना है दोस्तों, याद रखिएगा, अतुला की रचना है मसूला मास। और बृहद संहिता आपको वराह मिहिर की रचना है। बृहद संहिता किसकी रचना है? वराह मिहिर की। और विक्रमांक देव चरित्र जो है ये विल्हन का हो जाएगा। विक्रमांक देव चरित्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा विल्हन का। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा, ए का 4 इसमें है। बी का हो जाएगा 2, बी का 3, तो बी का 3 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका, अरे यार, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, बृहद संहिता की रचना किसने की? वराह मिहिर ने, ठीक है। मुशिका मास यानी कि मुशिक वंश भी इसको कहा जाता है,
अतुल ने, अतुला या अतुल ने इसकी रचना की थी। राजतरंगिणी कलहन से, इसी से हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है, कश्मीर की, ठीक है। और विक्रमान देव चरितम विलहन की रचना है, विलहन की। आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके सही चयन करिए। फिर देखिए पूछ रहा है, कौटिल्य हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र। अष्टाध्याय किसकी रचना है? पन्नी की। ये दोनों एक दूसरे से मिल गया। और आगे देख लेते हैं, पन्नी की रचना है अष्टाध्याय। और देखिए नीतिसार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतिसार किसकी रचना है? ये कामंदक की रचना है, कामंदक की। और कुमार संभव कालिदास की रचना है। तो चारों को चारों 1 2 3 4 कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। कौटिल्य की आपको चाणक्य को बोलते थे, चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते थे। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। पन्नी की रचना है अष्टाध्यायी। कामदंग की रचना है नीतिसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कालिदास की रचना है कुमार संभव। आगे देखेंगे, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ से जयसिंह के शासनकाल में की थी। इनकी जो रचना है, जयसिंह जो एक राजा थे उनके शासनकाल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र का संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है, इसका संबंध पॉलिटी से है, पॉलिटी से है, याद रखिएगा। अर्थ नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन जो है इसमें राज्य कैसे चलाया जाता है, राजा को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे गुप्तचर रखना चाहिए, मतलब ओवरऑल पॉलिटी से इसका संबंध है। आगे देखेंगे, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए पूछ ही दिया, किस विषय पर आधारित है? तो आर्थिक संबंध पर आधारित है, विदेश नीति पर भी आधारित है, शासनकाल का सिद्धांत भी, याद रखिएगा। तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब एक से अधिक। विदेश नीति पर भी है, आर्थिक संबंध पर भी है, और शासन कला पर भी है। तो देख लेंगे, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति को का व्याख्या करता है। इसमें याद रखेंगे, मंडल सिद्धांत जो है विदेश नीति का व्याख्या करता है। इसमें सप्तांग सिद्धांत है, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र ने तत्कालीन प्रशासक एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का पहला पहलू किस पर प्रकाश डालता है? तो आपको राजनीतिक नीतियों पर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पढ़ लेंगे एक बार इसको। देखिए व्याख्या को छोड़ने की गलती नहीं करिएगा। अगर आप व्याख्या को छोड़ते हैं तो घटना चक्र मत पढ़िए प्यारे दोस्तों। घटना चक्र पढ़ने का मतलब है कि भले ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो और व्याख्या भी पता हो, लेकिन फिर भी आप उसका रीडिंग मारेंगे, और रीडिंग ऐसा मारेंगे कि बुक एकदम तितर बितर हो जाना चाहिए, एकदम मार घस घस के, चाहे हाइलाइटर हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, बुक पूरा रंगा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद फिर से घटना चक्र खरीदिए और फिर से उसको रंग के उजला पीला काला कर दीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ये नहीं कि बुक एकदम चमक रहा है, ये नहीं कि बुक देखिए एकदम जैसे घटना चक्र का ये बुक है तो एकदम चमक रहा है। हमको तो बस पीडीएफ बनाना है भाई, इसीलिए ये बुक चमक रहा है। आप जब पुरानी घटना चक्र देखेंगे तो ये देखिए रंगा हुआ मिलेगा। ये जब पुरानी घटना चक्र जो आप देखेंगे तो इस प्रकार से रंगा हुआ आपको मिलेगा पूरा। जो ये 2020 का घटना चक्र देखेंगे तो इसका मतलब है घटना चक्र को पढ़ना है तो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्यतः किस पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे इसके लेखक, ठीक है। आगे देखेंगे, इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन युग काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान युग्म के साथ करिए। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर, देखिए अमुक्त माल्याद, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया था। कृष्णदेव राय, देव राय द्वारा लिखा गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डी गलत हो जाएगा। भोजदेव, महेंद्र वर्मन, देखिए मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया था। बी सही है, बी सही, सही है दोस्तों, याद रखिएगा बी जो है आपका सही हो जाएगा। और देखिए सम्रांग गुण सूत्रधार जो है ये लिखा था आपको परमार वंश के राजा, परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, राजा भोज। अब गाना सुने हैं ना, छछुंदर के मुख पर ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वही राजा भोज परमार वंश के राजा थे। इनकी जो आपको राजधानी थी, अभी देखिए भोजशिला, अभी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, भोजशिला कॉम्प्लेक्स को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया है, हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया है। पहले वहां पर मस्जिद था, हिंदू मंदिर भी था, मस्जिद भी था, मतलब नमाज पढ़ते थे मुस्लिम लोग आके। और एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने बोला था कि 2003 में आदेश दिया था कि मुस्लिम लोग भी यहाँ नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, जबलपुर हाईकोर्ट, उसने बोल दिया है कि ये कोई मस्जिद नहीं है, ये एक वाघ देवी का मंदिर है, यानी कि माता सरस्वती का मंदिर है। और इसको बनवाया था राजा भोज ने, याद रखिएगा परमार वंश के राजा थे। उन्हीं राजा भोज ने क्या लिखा है, सम्रांग गुण सूत्रधार, सम्रांग गुण सूत्रधार राजा भोज। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय, यहां लिखा हुआ है, देखिए देखिए मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन किसने लिखा है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ठीक है, तो ये सही था। अमुक्त माल्याद किसने लिखा है, कृष्णदेव राय ने। कहाँ के थे ये, विजयनगर के प्रतापी राजा थे, विजयनगर के प्रतापी राजा थे। देखिए सम्राग गण सूत्रधार किसने लिखा है, राजा भोज ने, परमार वंश के राजा थे। और मान सोल्लास किसने लिखा है, तो सोमेश्वर तृतीय ने, ये तो नहीं पता था, आगे देखते हैं। देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखा है, पल्ली ने, स्ट्रेबोन ने, टॉलमी ने। ये ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो लेखक हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के जो लेखक हैं वो है गुमनाम है कोई, तो एक गुमनाम लेखक है। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, एक ग्रीको रोमन, ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट है, ग्रीक रोमन का मिक्स है। इसे रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार अवशेषों का वर्णन करता है। मतलब रोमन मिस्र जो था, मिस्र जो है इजिप्ट है, वहां के जो बंदरगाह है वहां से आपको ये जानकारी देता है, आपको नेविगेशन की और व्यापार की, मतलब समुद्री रास्ते की जानकारी देता है और व्यापार की जानकारी देता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने इसको लिखा था। इसने भारत से आयात निर्यात जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है, भारत से भी जो भी आपको हुआ था। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राया पिथौरा के दरबारी कवि चंद-बरदाई थे। देखिए पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद-बरदाई ने। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताके ऊपर बैठो है मच्चू को चौहान, दरबारी कवि थे। उन्होंने, उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। चौहान वंश के प्रतापी राजा थे और अंतिम हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनको मार दिया गया तराइन के दूसरे युद्ध में। युद्ध जो हुआ था आपको किसके किसके बीच, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1192 में। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी, तराइन का प्रथम, वो हुआ था 1191 में, याद रखिएगा। ठीक है, किसने धोखा दिया था, तो जयचंद ने धोखा दिया था। और जयचंद को चंदावर के युद्ध में गौरी लपेट दिया, चंदावर के युद्ध में गौरी लपेट दिया। बोला कि जब तुम अपने भाई का नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। 1194 में हम तो लूटने आए हैं भाई, हम तो लूटेंगे सनम। तो 1194 में चंदावर का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी 1191 में। पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था चंद-बरदाई और उनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। देखिए आगे, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपको चंद-बरदाई द्वारा लिखी गई।
विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, कलहन की रचना राजतरंगिणी, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम। आगे देखिएगा, स्वप्नावास दत्ता के लेखक कौन है? ये कि महर्षि भास की रचना है। महर्षि भास जो थे इनकी बहुत सारी रचना है, उसी में से एक रचना है स्वप्नावास दत्ता। स्वप्नावास दत्ता, तो महर्षि भास से क्वेश्चन एक बार पूछा है, हालांकि इनका बहुत सारा रचना है, तो एक बार देख लीजिएगा। एक बार इसका 12 रचना दिया हुआ है घटना चक्र में, तो एक बार देख लीजिएगा इनका एक बार। ऐसे कम पूछता है लेकिन पूछा है एक बार। कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है? ये तो कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बाणभट्ट, बाणभट्ट जो है किनके थे दरबारी कवि? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति, ये आपको समुद्रगुप्त, याद करिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? हरिसेन। कालिदास किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आपको शासनकाल में थे, गुप्त वंश के शासनकाल में थे। ठीक है, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, याद रखेंगे। ठीक है, आगे कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें से केवल पहले 8 सर्ग में ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, बाकी अन्य 9 सर्ग जो हैं अन्य की कवियों द्वारा लिखे गए हैं। मतलब पूरी तरह से, मतलब इसमें कार्तिकेय का जन्म था, हम लोगों ने पहले तो किया ही है। मतलब इसके जो 8 सर्ग वही कालिदास ने लिखे हैं, बाकी अन्य अन्य कवियों ने लिखे हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कृतार्जुन्य कृतार्जुन्य जो पुस्तक है किसने लिखा है, पूछ रहा है। कृतार्जुन्य जो पुस्तक है वो भारवी ने लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारवी ने लिखा है कृतार्जुन्य। किराता जुर्निया जो है भारवी का पुस्तक है। इसके क्रियाता जुर्निया के पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन? तो भारवी। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच में युद्ध का वर्णन है। आप लोग को याद होगा, जब अर्जुन पाशुपतास्त्र लेने के लिए गए थे और तपस्या कर रहे थे, तो एक किरात के राजा बन के आए थे, आदिवासियों के राजा बन के आए थे महादेव शिव, और उन्होंने एक वराह को मारा था। अर्जुन ने भी बाण चलाया, दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ कि ये तुम्हारा बाण है कि मेरा बाण है। बाद में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और ऑब्वियसली देवों के देव महादेव इज द ओनली बॉस, और उन्होंने अर्जुन को परास्त कर दिया। तो अर्जुन बोला कि आप समझ गए, या तो आप इंद्रदेव हैं या तो आप स्वयं महादेव हैं। और उसके बाद अर्जुन को मिलता है पाशुपतास्त्र, और उसी पाशुपतास्त्र से अर्जुन अंत करता है किसका? जयद्रथ का। महाभारत हमारे हिस्ट्री में नहीं है मेंशन, लेकिन क्या करिएगा, बहुत मजेदार है। उस स्रोत्र का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, संगम साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। आपको किसका? प्राचीन भारत का जो व्यापार है उससे जानकारी बिल्कुल मिलती है। आपको जातक कथाओं से भी मिलती है, जो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं जैन धर्म की, उससे मिलती है। मिलिंद पन्हों से नहीं मिलती है, नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो वाद विवाद हुआ था, और आपको ये पुस्तक जो थी मिलिंद पन्हों, इससे नहीं मिलती है। इसकी व्याख्या को देख लेंगे। पाली भाषा में इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। हिंद यवन जो शासक था, हिंद यवन शासक जो आपको कुजुल कैटफिशर्स, विम कैटफिशर्स, सब कुषाण वंश के शासक थे। हिंद यवन जो थे वो भी आए थे, शक वंश के संस्थापक माउस थे, तो ये सब हिंद यवन थे, याद रखिएगा। मिनांडर, राजा मिनांडर के बीच में और बौद्ध धर्म के महान आपको नागसेन के बीच में क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है, याद रखिएगा। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरितम, हर्ष की क्या है ये? आपको जीवनी है, हर्ष की जीवनी है। और हर्ष ने खुद क्या लिखा है? रत्नावली। रत्नावली किसने लिखा है? हर्ष ने खुद लिखा है।
प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका किसने लिखा है? हर्ष ने खुद लिखा है। और नागानंद, नागानंद भी किसने लिखा है? ये तीनों हर्ष की रचना है। पीएनआर से याद रखिएगा, पीएनआर, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है। हर्षचरितम ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसका लेख समकालीन है उसके पूर्वजों, मतलब वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यही बता रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे, फिर मिलान करने दे दिया जी। चरक जो थे, चरक, चरक जो थे क्या थे? ये डॉक्टर थे। चरक का संबंध हो जाएगा किससे? चिकित्सा से। ठीक है। अब देखिए विशाख दत्त जो थे आपको, विशाख दत्त ये नाटककार थे। मुद्रा राक्षस जो है आपकी एक नाटक है। ठीक है। और आपको देखिए ब्रह्मगुप्त जो हो जाएंगे आपको, ये इनका संबंध गणित से हो जाएगा। ये गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। और वराह मिहिर जो थे एक ज्योतिष थे। ठीक है। अब देख लीजिएगा, चरक ए का 1, ए का 1, बी का हो जाएगा नहीं नहीं, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखिए यहाँ है 2 1 4 3। ठीक है। आगे चलेंगे, देख लीजिएगा दिया हुआ है। चरक एक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वराहमिहिर ज्योतिष थे, विशाख दत्त नाटककार थे। राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने पीछे आपको बताया था, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कामंदक के द्वारा, कामंदक के द्वारा नीति सार लिखी गई है। कामंदक द्वारा रचित नीति सार 1192 छंदों यानी कि श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों और 20 अध्यायों सर्ग में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, जैसे राज्य और उसके घटक संरक्षण और अंतरराज्यीय संबंध के मंडल सिद्धांत, अंतरराज्यीय के मंडल सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं। और विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति, बुद्धिमत्ता, सब दिया हुआ है नीति सार में, याद रखेंगे। कामंदक, कामंदक, कामंदक की रचना है, याद रखिएगा, नीति सार। आगे देखते हैं। अब पूर्व मध्यकाल का देखिए कुछ क्वेश्चन है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव जो थे, देखिए कर्नाट वंश के संस्थापक थे न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव 1097 से लेकर 1147 तक वो एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल इतना से इतना था, मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी कर्नाट वंश के शासनकाल में मिथिला जो भाषा है, मैथिली, मैथिली भाषा जो है, इसका आपको क्या हुआ था? आरंभ हुआ था कर्नाट वंश ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे आपको हरि सिंह, हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो थे, देखिए कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है, बिहार आपको स्पेशल में भी पढ़ना है। अब देखिए इन कथनों पर विचार करिएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। पहला कह रहा है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, बताएंगे नहीं, ये कहाँ है? भागलपुर में। ये आपको भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। इसकी स्थापना पाल वंश ने तो की थी, राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा, धर्मपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यही फला फूला, बिल्कुल राइट, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, रीजनिंग, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, एकदम पढ़ाए जाते थे। 4 इसका राइट आंसर है। कौन कथन गलत है पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा गलत है। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार जो था, इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, याद रखेंगे। बिहार का वर्तमान भागलपुर जिला में अवस्थित है। इस विद्यालय में तंत्रयान शाखा यानी कि वज्रयान का सर्वाधिक, देखिए
जो हीनयान और महायान है, महायान में ही एक वज्रयान आता है जो तंत्र मंत्र का आपको उसमें उल्लेख है। इस अतिरिक्त विश्वविद्यालय का खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसी अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी चुट्टा ने जला दिया था, नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय का संस्थापक बंगाल का कौन सा शासक था? तो बंगाल का धर्मपाल। गोपाल था संस्थापक, संस्थापक था गोपाल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, अब महिपाल थे अंतिम शासक, अंतिम शासक जो हो जाएंगे महिपाल हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। तिब्बत विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। 10वीं शताब्दी तक आते आते विक्रमशिला जो है नालंदा से भी बड़ा केंद्र बन चुका था। विक्रमशिला किसके द्वारा स्थापित किया गया? आप देखिए इसमें वही सब क्वेश्चन रिपीट किए हुए। विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था कर्नाट राजवंश, कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था मैथिली भाषा का। आपको देखिए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ था? उदंतपुर, उदंतपुर आपको कहाँ है? ये आपको शिक्षा केंद्र था बिहार में। उदंतपुर में ही एक मठ की, उदंतपुर में ही एक मठ किसने खोला था? मठ, इसमें मठ खोला था आपको इसमें धर्मपाल ने, देवपाल ने इसमें धर्म मठ एक शुरू किया था, उदंतपुर मठ। चलिए आगे देखते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन को, सुल्तान जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर के समान धर्म सहिष्णुता और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद कराया तथा श्रीभट्ट और मसूक बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण दिया था, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त। अब हम लोग कल से देखेंगे मेन आपको जो सुल्तान जो आपको आएंगे, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे कल से हम लोग। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मराठा एम्पायर, सब पढ़ेंगे हम लोग। और मॉडर्न हिस्ट्री के तरफ पूछ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडाइवल से 1 क्वेश्चन, एंशियंट से 2 क्वेश्चन। बहुत खुश हुआ तो एंशियंट से 3 क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि बीपीएससी पूछता है, क्योंकि बीपीएससी में एंशियंट हिस्ट्री जो है बिहार और मगध सम्राट के इर्द गिर्द घूमती है, तो बीपीएससी पूछता है। तो एंशियंट इंडिया क्लास आपको देखेंगे। अगर ये आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले की भी 4 क्लास जो है हमने प्लेलिस्ट बना दी, उसको देखेंगे। और क्लास पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जो आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ विजिबिलिटी में, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कमेंट जरूर करिएगा। और सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और बने रहिएगा इंद्राणी क्लासेस के साथ। जय हिंद।